होगा। अब आइए हम लोग ऑर्डर 22 को कवर करते हैं। देखिए अब ये जो ऑर्डर 22 है सीपीसी का, ये डील करता है डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज। मान लीजिए कि केस चल रहा है, सिविल का केस चल रहा है, सूट चल रहा है, उसी दौरान पार्टीज में से किसी की डेथ हो गई, मान लीजिए मैरिज हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई, तो जो सूट चल रहा होगा, जो सिविल का केस चल रहा होगा, उसका क्या होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे सूट चल रहा था, सूट चलने के दौरान मान लीजिए किसी पार्टी की डेथ हो गई। अगर डेथ हो जाएगी तो फिर वहां पे क्या देखा जाएगा कि राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम देखेंगे राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है या नहीं सर्वाइव कर रहा है। अगर राइट टू सू सर्वाइव कर रहा होगा तो ये जो सूट होगा ये अबेट नहीं होगा। अबेट मतलब, अबेट का मतलब होता है कि जो सूट है, सिविल का केस है, वो खत्म हो जाए, रुक जाए, सस्पेंड हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, तो अगर राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है तो अबेटमेंट नहीं होगा, लेकिन अगर राइट टू सू सर्वाइव नहीं कर रहा है तो सूट क्या हो जाएगा, अबेट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब अगर मान लीजिए पार्टी में से किसी एक की डेथ हो गई और सूट अबेट नहीं हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, तो फिर आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा उस पार्टी के एलआर को। एलआर मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। अगर जैसे मान लीजिए कोई लीगल एयर है तो वो जो एलआर होगा उसकी जगह पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा। टाइम लिमिट कितनी है, 90 दिन बताई गई है, नहीं तो सूट अबेट हो जाएगा। और अगर अबेट हो गया तो आपके पास 60 दिन और रहते हैं उसको सेट असाइड करवाने के लिए। अब अगर मान लीजिए कि कोई एलआर नहीं है उसका, तो कोर्ट भी अपॉइंट कर सकती है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर जनरल को या कोर्ट के ऑफिसर को। उसके साथ साथ जैसे यहां पे देखिए, मान लीजिए जैसे ये एक प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ की डेथ हो गई, राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है, तो सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा एलआर को, अदरवाइज सूट अबेट हो जाएगा। यही डिफेंडेंट के साथ भी है। उसी तरीके से एक से ज्यादा प्लेंटिफ हैं, उनमें से किसी एक की डेथ हो गई, बाकी जो सर्वाइविंग प्लेंटिफ थे उनके फेवर में राइट टू सू सर्वाइव कर रहा था, यानी वो सूट चल सकता था, तो कोर्ट इसको रिकॉर्ड करके सूट प्रोसीड करेगा। नहीं सर्वाइव कर रहा होगा तो वहां पे हमें एलआर को ऐड करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये राइट टू सू, राइट टू सू इसका मतलब क्या है। देखिए राइट टू सू का मतलब होता है कि हमारा कॉज ऑफ एक्शन सर्वाइव कर रहा है, यानी उस पर्सन के मरने के बाद कॉज ऑफ एक्शन सर्वाइव कर रहा है। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए ए ने बी के अगेंस्ट डिवोर्स का केस फाइल किया है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का। तो डिवोर्स का केस ऐसा है कि अगर पार्टी जिंदा तभी तो चलेगी, अगर पार्टी मर गई तो सूट तो नहीं चल पाएगा। सूट कैसे चल पाएगा डिवोर्स का भाई, ऑटोमेटिकली मैरिज डिसॉल्व हो गई जैसे ही एक पार्टी की डेथ हुई, तो वहां पे क्या हुआ, राइट टू सू सर्वाइव नहीं करा। इसी तरह से हम लोग निकालते हैं कि किस किस जगह पे राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है। लेकिन मान लीजिए कि आपके पिताजी की कोई प्रॉपर्टी है, अब उसमें पार्टीशन पार्टीशन हो रहा है। अब मान लीजिए कि उसमें से जो पर्सन है, मान लीजिए कि जिसकी प्रॉपर्टी है उसकी डेथ हो जाए, तो उसके बेटे क्या कंटिन्यू नहीं कर सकते, वहां पे राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है, तो पार्टीशन के सूट में इसका मतलब राइट टू सू सर्वाइव करेगा। समझ में आ गया। तो राइट टू सू है, ये सर्वाइव करेगा अगर कॉज ऑफ एक्शन सर्वाइव करता है, जैसे पोजीशन का सूट हो गया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, पार्टीशन, राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो राइट टू सू अगर सर्वाइव कर रहा होगा तो सूट अबेट नहीं होगा, आप उसके एलआर को ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर राइट टू सू सर्वाइव नहीं कर रहा है, राइट टू सू सर्वाइव कब नहीं करता है, जैसे पर्सनल एक्शंस होते हैं, पर्सनल एक्शंस में जैसे डिफेमेशन, पर्सनल इंजरी, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिजेस, इसके ऊपर जो रूल अप्लाई होता है वो होता है एक्शियो पर्सनलिस मोरितर कम पर्सोना, यानी जो पर्सनल एक्शन होते हैं वो पर्सन के साथ जब उसकी डेथ होती है खत्म हो जाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक केस था एम वीरप्पा का 1988 का, कोर्ट ने बोला कि जो टॉर्ट का पार्ट होता है सूट में वो अबेट हो जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट्स होते हैं वो सर्वाइव करते हैं। उसी के साथ साथ अगर अबेटमेंट हो गया तो रूल 9 में बताया गया, तो इसका असर क्या होगा, नो फ्रेश सूट कैन बी फाइल्ड, फिर फ्रेश सूट इसमें फाइल नहीं किया जा सकता है। आपके पास रेमेडी क्या है कि आप सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन दें कि उसको सेट असाइड किया जाए। नो अबेटमेंट बाय मैरिज ऑफ फीमेल पार्टी, उसी के साथ साथ अगर जस्ट बिकॉज की किसी फीमेल पार्टी की शादी हो जाएगी तो उससे जस्ट बिकॉज की शादी हो गई तो अबेटमेंट नहीं हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए प्लेंटिफ की इंसॉल्वेंसी हो जाती है तब क्या होगा, देखिए अगर मान लीजिए कि कोई प्लेंटिफ था इंसॉल्वेंट हो गया, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो सूट जो होगा ऐसा नहीं होगा कि ऑटोमेटिकली अबेट हो जाए या डिसमिस हो जाए, तो नॉट ऑटोमेटिकली, तो नॉट डिसॉल्व ऑटोमेटिकली। होता क्या है इसके अंदर, रिसीवर और असाइनी जो है वो चाहे तो इस सूट को कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन अगर वो कंटिन्यू नहीं करते हैं या तो उसके अंदर सिक्योरिटी नहीं देते हैं तो सूट को कोर्ट डिसमिस कर सकता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है ऑर्डर 23।
ऑर्डर 23 आता है सीपीसी का, जो डील करता है विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट। विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट मतलब हमने आपके अगेंस्ट कोई केस फाइल किया, मान लीजिए मनी रिकवरी के लिए, हम अपना सूट वापस ले लें या अपना कुछ क्लेम का पार्ट वापस ले लें, ठीक है, आप डिफेंडेंट हो, हम आपके अगेंस्ट चाहे तो केस वापस कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम आपके साथ साथ एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो ये ऑर्डर 23 से सेटल होता है। तो ये जो विड्रॉल है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये विड्रॉल के बारे में कि ये जो विड्रॉल है इसको किस स्टेज पे किया जाता है। एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे आप कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए प्लेंटिफ है, उसने अबंडन किया, छोड़ दिया अपने सूट को चाहे तो छोड़ सकता है, क्लेम को छोड़ सकता है अगेंस्ट डिफेंडेंट के अगेंस्ट। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये चीज उसने बिना कोर्ट की परमिशन से करी है, कैन नॉट फाइल न्यू सूट ऑन सच सब्जेक्ट मैटर, तो फिर उस सब्जेक्ट मैटर पे वो फ्रेश सूट तो फिर वो उसके ऊपर फ्रेश सूट नहीं फाइल कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसने कोर्ट की परमिशन से करा है कि हम अपना केस वापस लेना चाहते हैं कोर्ट की परमिशन से, तो अगर वो कोर्ट की परमिशन से ये करता है तो फ्रेश सूट अलाउ होगा, ठीक है। लेकिन अब आप अपने दिमाग से सोच रहे होंगे कि सर कोर्ट ऐसा क्यों करेगा? कोर्ट कर सकता है ऐसा, अगर मान लीजिए कि कोई फॉर्मल डिफेक्ट आ रहा है, फॉर्मल डिफेक्ट मान लीजिए किसी के अगेंस्ट सूट फाइल करा, पता चला वो पर्सन की डेथ हो गई, तो पता चला सर उसकी तो डेथ हो गई, केस ही नहीं चल पाएगा यहाँ पे। तो मान लीजिए कि फॉर्मल डिफेक्ट मान लीजिए कि किसी के अगेंस्ट सूट फाइल किया, पता ही नहीं था कि वो ऑलरेडी मरा हुआ है, वो मर चुका था, मालूम ही नहीं, उसके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया, तो ये क्या है? एक तरीके का फॉर्मल डिफेक्ट है कि कोर्ट कहेगा ठीक है अपना केस जो है विड्रॉ कर लो, यानी अबेंडन कर दो। तो कोर्ट जो है यहाँ पे इजाजत दे देगा कि आप फ्रेश सूट फाइल कर लेना, सही पार्टी लेके आओ, उसके बाद सही केस फाइल करो, या कोई दूसरे सफिशिएंट ग्राउंड्स पे भी कोर्ट परमिशन दे सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट। ये कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट जो है ये ऑर्डर 23 के रूल 3 में दिया गया। कॉम्प्रोमाइज मतलब आपसी सेटलमेंट कर लेना, म्यूचुअल सेटलमेंट। तो कॉम्प्रोमाइज मतलब क्या होता है? सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय म्यूचुअल कंसेंट। ये म्यूचुअल कंसेंट से एक सेटलमेंट होता है, हाँ। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये पता चला कि ये जो म्यूचुअल सेटलमेंट है ये अनलॉफुल है और फ्रॉडलेंट है, तो कोर्ट अपने इसमें ऑर्डर को रिकॉल कर सकता है। आइए देखते हैं इसकी शर्तें क्या हैं। ये जो कॉम्प्रोमाइज है ये कब पॉसिबल हो सकता है? इसके लिए सबसे पहले एक लॉफुल एग्रीमेंट होना चाहिए, जैसा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बताया गया है। कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल एग्रीमेंट या कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, मस्ट बी इन राइटिंग, जो राइटिंग में होना चाहिए और उसको साइन किया गया होना चाहिए, या डिफेंडेंट सेटिस्फाई करता है प्लेंटिफ को किसी और तरीके से। उसके बाद फिर कोर्ट क्या करता है? ये शर्तें पूरी हो गई, ये शर्तें पूरी कर दी हमने, तो उसके बाद कोर्ट क्या करता है? रिकॉर्ड करता है हमारे कॉम्प्रोमाइज को और उसके बाद इसके अंदर